नमस्कार। हिंदी शिक्षण के आवासीय मंच पर आप सभी का पुनः स्वागत है। कक्षा में जब कविता पढ़ाई जाती है, काव्य शिक्षण किया जाता है, तब बताया जाता है कि किस कविता में कौन से छंद का प्रयोग किया गया है, किस छंद पर आधारित कविता प्रस्तुत की जा रही है, उसमें कवित छंद का प्रयोग है या दोहा छंद है या मुक्त छंद में वो कविता लिखी गई है। इस तरह से काव्य शिक्षण के दौरान ये जानकारी दी जाती है। तो आज हम बात करेंगे छंद पर। इसमें हमने उसके भाग किए हैं। हम छंद की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद उसके कितने अंग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं और कविता में छंद का महत्व क्या होता है, इस बारे में बातचीत करेंगे। छंद वास्तव में एक व्यवस्था होती है। छोटी या बड़ी जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं, जब उनको एक व्यवस्था के तहत सामंजस्य दे दिया जाता है, तब उसे एक शास्त्रीय नाम दे दिया जाता है, छंद। या हम कह सकते हैं कि जब कविता लिखी जाती है और उसमें मात्रा या वर्ण होते हैं या लघु या गुरु मात्रा होती है, विराम कहाँ पर लेना है, गति, लय या तुक, ये जो नियम होते हैं, इनमें बांध कर उसको पेश किया जाता है तो वो छंद कहलाता है। इसी को वृत्त भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर गद्य की कसौटी व्याकरण है तो कविता की कसौटी छंद शास्त्र है। तो हम कह सकते हैं कि छंद एक तरह की व्यवस्था है, या मात्रा या वर्णों के आधार पर कहाँ पर कितना विराम लेना है, गति या उसमें कौन सी लय का इस्तेमाल है, या किस तरह से तुकबंदी के आधार पर उसको प्रस्तुत किया जाना है, ये सब नियम होते हैं। इनके तहत बांध करके जब उसे पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे छंद कहा जाता है। छंदस शब्द वास्तव में छद धातु से बनता है, जिसका अर्थ है जो अपनी इच्छा से चलता है। यानी प्रत्येक छंद, चाहे वो कवित है या सवैया है, उसका अपना प्रवाह होता है, अपनी एक व्यवस्था होती है, अपनी एक गति होती है, जिसके तहत वह एक अलग तरह का सौंदर्य पेश करता है। छंद के कितने अंग होते हैं? 4 अंग: गति, यति, तुक और मात्रा। गति क्या कहते हैं? यानी कि रवानगी। पद्य में जो रवानगी होती है, जो प्रवाह होता है, जो बहाव होता है, उसे गति कहते हैं। एक तरह की प्रवाहमयता, निरंतरता, उसे हम गति कहते हैं। कहाँ पर वह विराम लेती है, अर्थात अल्प विराम कहाँ लिया जाता है, वो जो अल्प विराम होता है उसी को हम यति कहते हैं। जहाँ एक तरह से हम काव्य पाठ करते समय थोड़ा सा रुकते हैं, तो उसे वहाँ पर यति का नाम दे दिया जाता है। तुक यानी कि समान उच्चारण वाले शब्दों का प्रयोग, अर्थात जब आप पद्य पढ़ते हैं तो पंक्ति के अंत में उससे अगली जो पंक्ति होती है, उसी के भी अंत में जो एक तरह की तुकांत शैली होती है, अर्थात एक जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उसे तुक कहा जाता है। मात्रा, मात्रा अर्थात एक वर्ण का जब आप उच्चारण करते हैं तो उसमें कितना समय लगता है, उसको हम मात्रा कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एक लघु होता है, एक गुरु होता है। यानी कि जो ह्रस्व स्वर होता है उसको हम कहते हैं लघु मात्रा, और जो दीर्घ उच्चारण करने वाले जो स्वर होते हैं, वर्ण होते हैं, उनकी मात्रा गुरु होती है। लघु मात्रा का जो माप होता है, अर्थात उसके लिए जो अंक निश्चित होता है, जो गणना होती है, वो 1 होती है, और गुरु के लिए जो मान निश्चित किया गया होता है वो 2 होता है। यानी कि लघु आप समझ सकते हैं, ए, ई, उ, री, ये लघु मात्रे हैं, और इसके अलावा जितने भी वर्ण होते हैं वो सभी गुरु में आते हैं। तो इनके लिए एक जो प्रतीक निश्चित किए गए हैं उनको हम गण कहते हैं। तो ये अपने यहाँ पर 8 गण होते हैं, ये आप देख सकते हैं। यगण है, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। तो ये किस तरह से आप याद करेंगे, इसके लिए अभी आगे हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्रतीक है, यहाँ पर जो लघु के लिए जो प्रतीक है, ये आप देख सकते हैं पूर्ण विराम जैसा चिन्ह है,
और जो गुरु के लिए प्रतीक है ये आप देख सकते हैं, जो अंग्रेजी का अक्षर एस के आधार पर दिखाई देता है। तो ये इनके लिए चिन्ह हैं जो निश्चित किए गए हैं, लघु और गुरु, और इनके मान होते हैं लघु के लिए 1 और गुरु के लिए 2। तो इनको याद करने के लिए एक सूत्र बना दिया गया है, सारे गण यहाँ से याद हो जाते हैं। यमाता राजभान से लगा, यहाँ पर देखिए यमाता राजभान से लगा। तो इसमें जो अंतिम 2 वर्ण है ना, लय और गय, ये वास्तव में दग्ध अक्षर होते हैं, तो ये इनसे अलग होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरह से इन गणों के आधार पर हम छंदों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर आप देखिए जरा, यमाता राजभान से लगे, यहाँ से हम पहले यह लेते हैं, ये यगण हो गया। यह इसका यानी कि पहला जो अक्षर लिया यह, इसके साथ में गण लगा दिया है, यगण। अब यहाँ पर हम निश्चित कैसे करेंगे कि यगण में कितने हम मान लेंगे उसके। तो यह के आगे यमाता, यानी कि इन तीनों को लीजिए। यहाँ पर आप देखिए यह क्या है, लघु है, और माँ यहाँ पर आ की मात्रा है, तो ये गुरु है। ता, ये भी आ की मात्रा है, ये भी गुरु है। तो यहाँ पर आप एक सिंबल हो गया, प्रतीक हो गया, और उसके आगे 2 एस लगे हुए हैं, यानी कि 2 + 2 4 हो गए। तो यगण यानी कि 5 मात्राएं इसकी हो जाती हैं। तो आप यहाँ पर निश्चित करेंगे कि जैसे अब हमें अगला जो माँ है, यहाँ से मगन को लेती हूँ, और ये मगन आ गया है, यानी कि मगन में जब मात्राओं के बारे में गणना करूंगी तो यहाँ पर मा ता रा, ये तीनों अक्षर आएंगे, यानी जहाँ से आरंभ हो रहा है और उसके आगे के 2 जो अक्षर हैं उनको लेकर के गणना की जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि माँ भी गुरु है, ता भी गुरु और रा भी गुरु, तो तीनों ही गुरु हैं। तो यहाँ पर तीनों ही एस का प्रतीक लिया गया, चिन्ह लिया गया है। तो यहाँ पर 2 + 2 + 2 यानी कि 6 मात्राएं बन जाती हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि ता से बनेगा तगण, और यहाँ पर जब हम आगे के इसके 2 लेंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं ता के लिए गुरु चिन्ह आएगा, रा के लिए गुरु का चिन्ह आएगा, और जय, यहाँ पर जय यानी कि ए यानी कि हर्स्व है, ये हर्स्व यानी कि लघु है, तो यहाँ पर 1 का चिन्ह आएगा। तो इसके लिए मात्राएं बन जाएंगी 5। इसके बाद आएगा रा से हम लेंगे रगण, और यहाँ पर ये आपके आ जाएंगे राजभा। यहाँ पर आप देखेंगे कि रा इसमें गुरु है, जय इसमें लघु है, और भा भी इसमें गुरु है। तो इस तरह से जब रगण लिया जाता है तो उसमें 2 + 1 + 2 यानी कि 5 जो अंक हैं इसके निश्चित हो जाते हैं। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर आगे जय। तो इसी तरह से हम आगे लेते जाएंगे, और आप देखेंगे कि ये जो प्रतीक हैं इनके आधार पर हमारे 8 गण हो जाते हैं, यगण, मगण, इस तरह से करते हुए अंत में सगण आता है। और इनके आप देख सकते हैं कि जो पहला जो हमने चिन्ह लिया है उससे आगे वाले 2 लेकर के हम इनके कितनी मात्राएं बनती हैं उनकी गणना करते हैं। छंद वास्तव में सबसे छोटी इकाई ध्वनि को माना जाता है, और इसके 2 रूप होते हैं, अक्षर या वर्ण और मात्रा। अक्षर यानी कि वर्ण यानी कि जो हम गणना करते हैं, और मात्रा यानी कि उसके उच्चारण में लगने वाला समय, दोनों में अंतर है। अक्षर या वर्ण तो हो गए हैं कि जो जिन अक्षरों का प्रयोग किया गया है उनको गिनना सीधे, लेकिन मात्रा का अर्थ है कि उनके उच्चारण में कितना समय लगा उसके आधार पर गणना करना है। अब आपने देखा कि हमने जो लघु है उसके लिए हमने ह्रस्व स्वर को लिया है, और 4 हमारे पास है, ए ई उ री 4 हैं। और इसके बाद हमारे जो बाकी हैं वो दीर्घ हैं, दीर्घ स्वर हैं, और उसमें गुरु जो चिन्ह है वो लिया गया है, अर्थात उसमें 2 मात्राएं लगती हैं। अब हमारे पास संयुक्त अक्षर भी होते हैं, ये जैसे पथ्य है, कथ्य है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो संयुक्त अक्षर है यहाँ पर इसमें 2 मात्राएं इसकी निश्चित हो जाती हैं, अर्थात इससे पहले वाला गुरु ले लिया जाता है। अनुस्वार में देखिए, अनुस्वार आ गया तय के ऊपर है, ठीक है। इसमें तय के ऊपर अनुस्वार है, तो ये जो तन बनता है, तन, ये दीर्घ हो जाता है,
समझ गए ना। पथ्य में जो संयुक्त अक्षर ठ है, इससे पहले वाला जो वर्ण है वो दीर्घ हो जाता है, अर्थात गुरु हो जाता है। और जब अनुस्वार का प्रयोग होता है तो वहां पर जिसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है वो दीर्घ हो जाता है। अनुनासिक और जो चंद्र बिंदु होते हैं वो लघु में शामिल होते हैं, और जो विसर्ग का इस्तेमाल किया जाता है वो दीर्घ में आता है। तो ये नियम आपको याद अवश्य करने पड़ेंगे, क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम गणना कर सकते हैं। प्रत्येक छंद में 4 पंक्तियां रखी जाती हैं, जिनको हम चरण कहते हैं, चरण या पद भी कहा जाता है। तो आप सोचेंगे कि हम, जैसे आपने तुलसीदास वाला पढ़ा है, वहाँ पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर तो दो पंक्तियां हैं, लेकिन उसमें कोमा लगा करके या एक अल्प विराम दे करके उसमें 4 पद भी लिखे गए हैं। तो ये कहता है यहाँ पर देखिए, कुछ छंद ऐसे भी होते हैं जिनमें चरण तो 4 होते हैं, लेकिन वे लिखे 2 ही पंक्तियों में जाते हैं। तो इनकी जो प्रत्येक पंक्ति है उसको दल कहा जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं, ये आपको मैंने बता दिया था कि हर्षस्वर यानी कि लघु को ये निश्चित है ए ई उ रे। अब एक और है कि हमारे पास 2 तरह के छंद होते हैं, वार्णिक और मात्रिक। इनकी एक अगर हम मुख्य पहचान करना चाहें तो वार्णिक छंद में वर्णों को गिना जाता है, अभी मैंने पहले भी बताया था, और मात्रिक छंद में मात्रा अर्थात उच्चारण में कितना समय लगता है उसका ध्यान में रखा जाता है। जैसे यहाँ पर ये देखिए आपके सामने ये जो एक यहाँ पर छंद है, इसमें देखें न जिसमें कुछ पौरुष हो, यहाँ है। अगर हम इसको देखें, वर्ण गिनते हैं जरा, यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ण बनते हैं यहाँ पर। और अगर हम मात्राओं की गणना करें तो ये लघु है, यानी कि 1, ये भी लघु, ये भी लघु, ये गुरु आ गया है, 2 इसकी मात्राएं हो गई है। आप देख सकेंगे कि मैंने गुरु के ऊपर यहाँ पर इसका चिन्ह बना दिया है। एक यहाँ पर गुरु है, ये हो गया 2 मात्राएं। एक हो, ये गुरु है, तो यहाँ पर भी हो गया 2, और एक हाँ, ये गुरु है। यहाँ पर ये 4 तो हैं गुरु, जिनके लिए मान है, यानी कि हर एक के लिए 2, तो 8 तो ये हो गए। इसके अलावा जो बचेंगे हमारे पास से, आपने वर्ण गिने थे 12 में से 4 निकल जाते हैं, तो 8 बचते हैं। 8 प्लस में ये हमारे 8 है, तो 16 मात्राएं हो जाती हैं यहाँ पर। तो इसमें तो मात्राओं की गणना की जाती है वो मात्रिक छंद होते हैं, और जो जिसमें वर्णों को गणना की जाती है वो वार्णिक छंद होते हैं। एक और ध्यान रखना पड़ेगा आपने कि जिस पद पर जो वर्ण आया है, यहाँ पर देखिए कि ये यहाँ पर जो मैं है वो दीर्घ है, तो यहाँ पर भी दीर्घ आएगा अगली पंक्ति में, ता वो दीर्घ है। इसी तरह से पौ, ये दीर्घ है, तो यहाँ पर देखिए पा, ये दीर्घ आया है। यानी कि जो अक्षर जहाँ पर गुरु आता है तो अगले चरण में वहीं पर गणना करते हुए वही उसी तरह का अक्षर प्रयोग में लाया जाएगा। तो यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं, इसमें हमने देख लिया है कि छंदों के प्रकार एक तरह से, एक तो वार्णिक हो गया है, एक मात्रिक हो गया है। इसके अलावा वर्णवृत्त और मुक्त छंद भी होता है। मुक्त छंद अर्थात जिसमें किसी भी छंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बिना छंद के ही वो कविता लिखी जाती है। अब मात्रिक छंद यानी कि जिसमें प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या निश्चित की जाती है। दोहा, रोला, सोरठा, चौपाई, ये सब मात्रिक छंद आते हैं। वार्णिक छंद यानी कि जिनमें अक्षरों या वर्णों की संख्या निश्चित होता है, अभी ऊपर हमने बात की थी वहां पर, तो वे वर्ण छंद कहलाते हैं। घनाक्षरी दंडक है, इनको कहा जाता है। वर्णवृत्त होता है जिसमें चारों चरण समान होते हैं, अर्थात लघु और गुरु मात्रा आएगी, उनका क्रम भी निश्चित होता है। और मुक्त छंद यानी कि निराला की देन अगर हम मानते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि जिस कविता में किसी भी छंद का प्रयोग नहीं होता, कोई नियम नहीं माना जाता, वो स्वच्छंद गति से बढ़ते हैं, तो उनको हम मुक्त छंद कहते हैं। जैसे हम उनकी कविता पढ़ते हैं, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, ये सारी मुक्त छंद का उदाहरण बन करके आती है। अब छंद वास्तव में प्रयोग क्यों करते हैं हम, क्या कारण है छंद का? तो एक तो छंद से कविता बंध जाती है, उसमें प्रवाह आ जाता है, तो उसके सौंदर्य बोध जागता है, और ये मानवीय भावनाओं को झंकृत करते हैं, इसमें एक स्थायित्व हो जाता है।
और अच्छी भी लगती हैं, क्योंकि जब एक स्वरूप में खड़ी हो जाती है, एक ढांचा बन जाता है, तो उसमें वो अच्छी भी लगती हैं। और वो क्योंकि एक निश्चित आधार पर होते हैं तो वे आराम से आसानी से याद भी हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पर बातचीत करूँगी केवल उन छंदों के बारे में। वैसे तो बहुत सारे छंद हैं, लेकिन मैं सिर्फ उनके बारे में बातचीत करूँगी जो 12वीं कक्षा तक जो हिंदी की पुस्तक है उसमें प्रयोग में आते रहते हैं। तो दोहा मात्रिक छंद के बारे में बातचीत करेंगे कि दोहा मात्रिक छंद क्या होता है। इसकी प्रमुख पहचान है, एक तो इसमें 4 चरण होते हैं, और जो विषम चरण होता है, विषम यानी कि पहला और तीसरा, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और जो सम चरण है यानी दूसरा और चौथा, उसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। और एक तो ये होगी इसके पहली जो शर्त है वो, यानी कि विषम चरण में 13-13 मात्राएं, और जो सम चरण है उसमें 11-11 मात्राएं। और सम, पहले तो हम यही देखेंगे यहाँ पर कि क्या ऐसा है। देखिए जरा, मुरली वाले मोहना मुरली नेक बजाए, यहाँ पर देखिए ये जो है, इसमें आप देख सकते हैं 5 मात्राएं यहाँ पर, 4 मात्राएं यहाँ पर हो गई हैं। फिर यहाँ पर आपको देख सकते हैं 4 यहाँ पर हो गई हैं। तो इस तरह से आप जब गिनेंगे, यहाँ पर 5 मात्राएं हो गई हैं। तो ये देखिए नीचे लगा भी दिया है। और तो इसमें आप जो मात्राएं हैं, ये 2 और 1 3 और 2 5, 5 और 4 9, और 9 और 4 13 मात्राएं यहाँ पर हो गई हैं। इसके बाद है 13 मात्राएं, और उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें 11 मात्राएं मिलेंगी। 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्राएं हो गई हैं। 11 देखिए जरा, यहाँ पर ये है 1 मात्रा, 2 मात्रा, और यहाँ 3 4 मात्रा, 4 मात्राएं यहाँ हो गई। 5 6 7 यहाँ तक हो गई हैं, और 8 9 10 11 यहाँ हो गई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें दूसरे में 11 मात्राएं हैं, और पहले में 13 मात्राएं हैं। इसी तरह से इसमें भी 13 मात्राएं होंगी, इसमें 11 मात्राएं होंगी। और एक और देखिए जरा, सम चरणों के अंत में एक गुरु एक लघु मात्रा का होना आवश्यक होता है। यानी कि जो सम चरण है, इसमें एक लघु और एक गुरु मात्रा का प्रयोग होता है। यहाँ पर आप जो ये देखिए, ये अंत में देखिए, जा गुरु है और ये लघु है। इसी तरह से जा, हा यहाँ पर गुरु है, ये लघु है। आप अगला देखिए, इसमें बाकायदा लिखा गया है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटने से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसमें आप देखेंगे रहीमन, चारों लघु हैं, ए ई उ है ना, इसमें ए ई है, छोटी ई है, तो इसके लिए 4 लघु आ गई। ये आ है, यानी कि दोनों गुरु हैं, तो ये 2 गुरु हो गए। प्रेम, ये देखिए ये वैसे तो संयुक्त अक्षर है, लेकिन एक ही मात्रा आ गई है, तो यहाँ पर 2, एक लघु, ये गुरु हो गया, ये लघु हो गया है, और का इसमें गुरु है। तो यहाँ पर यहाँ तक आप देख लीजिए कि 4 और 4 8, और 4 और 4 8 और 2 10 11 यहाँ पर हो गए हैं, और 1 2 11 और 2 ये हो गए हैं, 13 यहाँ तक हो गए हैं। तो पहले चरण में 13 हो गए हैं। अब ये इसके देखिए जरा, 2 और 4 6 6 2 8 2 10 11 यहाँ पर हो गए हैं। यानी कि सम और विषम में 13 और 11 और 13 की मात्राएं आ गई हैं। तो ये दोहा छंद की पहचान हो गई है। अब सोरठा छंद है, दोहा का एकदम उल्टा, बिल्कुल विपरीत। सोरठा भी मात्रिक छंद होता है, दोहे का बिल्कुल उल्टा होता है। तो आपने जैसे उसमें पढ़ा कि विषम चरण में 13 मात्राएं होते हैं, तो यहाँ विषम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। उसमें सम चरण में 11 मात्राएं थी, या सम चरण में 13 मात्राएं हो गई हैं। अब इसमें देखिए जरा, ये आपको दिया है, जो सुमिरत सिद्धि होए। यहाँ पर देखते हैं जरा, क्या इसमें 11 मात्राएं हैं? तो यहाँ तक देखिए जरा, ये 11 मात्राएं हैं। पहले ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्राएं हो गई। और यहाँ पर देखेंगे क्या, यहाँ पर 13 मात्राएं हैं, यहाँ तक। ये दूसरा चरण है,
यानी कि सम चरण है। तो इसमें आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्राएं हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोहा का बिल्कुल उल्टा है जो सोरठा छंद है। अब रोला छंद की बात करते हैं। रोला छंद यानी कि सबसे खूबसूरत इसको माना जाता है, ललित होता है। ऐसा लगता है जैसे कि एक मुख्य धारा बह रही है और उसके साथ साथ छोटी छोटी धाराएं बह रही हैं। इसके विषम चरणों में ये 11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। ये लगभग आप कह सकते हैं कि एक जो ऊपर सोरठा छंद आया था उसके जैसा ही होता है। तो यहाँ पर आप इनको गिनेंगे तो अब आप समझ जाएंगे कि ये रोला छंद है, यानी कि विषम चरण यानी कि पहला चरण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्राएं होगी। इसी तरह से जो सम चरण है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्राएं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मात्राएं गिननी अब बिल्कुल आ गई होंगी, आप आराम से इनको गिन भी सकेंगे। तो ये रोला छंद यानी कि खूबसूरत इसको छंद बोला जाता है। कुंडलिया किस किस से बनता है? कुंडलिया भी मात्रिक छंद होता है। रहीम की कुंडलिया आपने पढ़ी होंगी, तो उसमें दोहा और रोला दोनों को शामिल करते हुए लिखा जाता है। इसमें मुख्य बात आप देखेंगे 6 पंक्तियां होती हैं। इसमें दोहा और रोला मिलाया जाता है। तो एक बार यहाँ देखिए जरा, आपको पता लगेगा। एक तो ये जो दोहे की जो अंतिम पंक्ति होती है ये उनकर राखे ईमान, ये जो पंक्ति होती है, ये जो आगे रोला शुरू होता है तो उसकी पहली पंक्ति बन जाती है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले दोहे का इस्तेमाल किया गया, कुंडलिया में दोहे का इस्तेमाल किया गया और दोहे का इस्तेमाल करते हुए दोहे का जो अंतिम चरण है वही रोला का पहला चरण बन जाता है। एक तो ये ध्यान में रखना है। एक और क्या ध्यान में रखना है कि दोहे का जो पहला शब्द है वही जो अंतिम शब्द है वो बन जाता है। यानी कि जो शुरुआत जिस अक्षर से जिस शब्द से होती है वही अंतिम शब्द भी बन जाता है। 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। कुंडलिया के दौरान आप पहचान जाएंगे कि ये कुंडली है। तो कुंडली में एक तो 6 चरण होते हैं, आप पहचान जाएंगे। और दूसरा क्या देखेंगे कि दोहे का जो अंतिम चरण है वही रोले का पहला चरण बन जाता है और जिस शब्द से शुरुआत होती है वही शब्द अंत में आ जाता है। तो ये आपका बन गया है कुंडली की पहचान, यानी कुंडलियाँ किस तरह से लिखी जाती हैं। ये बहुत सारे मैंने उदाहरण यहाँ पर दिए हैं और मात्राएं भी आपको दे रखी हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है। इसमें देखिए लाठी से शुरुआत किया गया है और अंत में भी लाठी आई है और तहाँ बचावे अंग यहाँ से खत्म होता है, तो ये यहाँ से शुरुआत हो जाती है। तो ये कुंडली की विशेष पहचान है, आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है चौपाई छंद। चौपाई छंद किसको कहते हैं? तुलसीदास की चौपाई आपने पढ़ी है। ये भी मात्रिक छंद है। इसमें मुख्य बात यह है कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राओं का प्रयोग करते हुए इसको लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये पहला चरण है इसका, ये वाला इसका पहला चरण है। इसमें हम 16 मात्राएं गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। समझ गए आप? यहाँ पर बाकायदा 16 मात्राएं आई हैं। इसी तरह से आप जो आगे है इसमें भी देखेंगे और यहाँ अंत में हम देख लेते हैं। फिर एक अंत वाले यहाँ पर भी आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बाकायदा सुन रहा है। यहाँ पर जो रू है वो बड़ा ऊ है, तो इसलिए 2 मात्राएं यहाँ पर निश्चित हो जाते हैं। और अंत में 2 गुरु ही आते हैं। चौपाई में एक और चीज है, अंत में 2 गुरु आते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, रा और गा दोनों गुरु हैं और वा और रू दोनों गुरु हैं। तो ये जो इनकी शर्त है ये यहाँ पर पूरी तरह संपन्न हो जाती है। अब आगे आते हैं गीतिका। गीतिका छोटी छोटी गीतिकाएं होती हैं जो उनके बारे में बात की जाती है। इसमें प्रत्येक चरण में 14 और 12
जो मात्राएं हैं, और इस तरह से हम उसमें 26 मात्राओं को वहाँ पर पाते हैं, और अंत में लघु गुरु होते हैं। इसका मुख्य नियम यह है कि प्रत्येक चरण की तीसरी, 10वीं, 17वीं और 24वीं मात्राएं लघु होती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए, जैसे कि इसका पहले चरण, प्रत्येक चरण की तीसरी, 10वीं, जैसे कि प्रत्येक चरण है ये यहाँ पर, तो उसकी ये जो मात्राएं हैं, प्रत्येक चरण की तीसरी मात्रा है, 10वीं मात्रा है, ये लघु रहते हैं। और अंत में रगण आता है। रगण अंत में आता है। आपने पढ़ा होगा कि रगण का क्या अर्थ होता है। यमाता राज भा, यानी कि SIS, ये हम देख सकते हैं। तो अंत में रगण ये देख सकते हैं कि ये बड़ी ई जानी, नी न ही, ये गुरु, ये लघु, ये गुरु। इसी तरह से ये गुरु, ये लघु, ये गुरु, ये आपकी आ जाती हैं। तो इस तरह से गीतिका में जो नियम है वो आपने यहाँ से देखे हैं। तो इसके बाद हम हरि गीतिका छंद के बारे में बात करते हैं। ये भी मात्रिक समछंद होता है। इसमें 28 मात्राएं होती हैं। उसमें आपने देखा 26 मात्राएं थी। गीतिका में आपने 26 मात्राएं पढ़ी, और जो हरि गीतिका है उसमें 28 मात्राएं होती हैं। और यति का आप समझ गए होंगे कि आराम विराम जहाँ पर लिया जाता है वो 16 और 12 मात्राओं पर होता है। जैसे अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये जरा 16 और 12 मात्राओं पर विराम होता है ना। तो कहती हुई यो उत्तरा के, यहाँ हम देख सकते हैं कि कितने मात्राएं होते हैं यहाँ पर। 2, 2, 4, 5, 7, 9, 9, 2, 11, 1, 12 और 2, 14, 14 और 2, 16, यहाँ तक होता है। यहाँ तक आपके 16 हो गई हैं। तो 16 पे यति हो गई है, यानी कि कहती हुई यो उत्तरा के, यहाँ तक आपकी 16 मात्राएं हो गई हैं। और इसके बाद ये जो है ये 12 मात्राएं होनी चाहिए, तब यति होगी। यानी कि यहाँ से देखिए 2 और 1 3, 2 5, 2 7, 2 9 और 1 10 और 2 12, 12 मात्राएं हो गई हैं। तो इस तरह से आप हरि गीतिका में समझ जाएंगे कि 16 और 12 मात्राओं पर यति हो जाती है। और इसके बाद ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि इसके पहले चरण के दूसरे से व तीसरे चरण के चौथे चरण से तुकबंदी होती है। पहले जैसे उत्तरा के और गए, ए आ गया है, तो इस तरह से लगभग ये कह सकते हैं कि पहले चरण के दूसरे से तुकबंदी होगी, व तीसरे की चौथे से तुकबंदी। ये प्राय बोला है, यानी कि निश्चित नहीं होता है कि हमेशा ही हो वो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक और कहा है इसने कि प्रत्येक चरण के अंत में क्रमशः लघु और गुरु मात्रा आती है। जैसे प्रत्येक चरण का अंत हो गया, एक लघु आ गई है गए, और ये गुरु आ गई है, ये लघु आ गई है, ये गुरु आ गई है। तो ये आप इसमें हरि गीतिका में देखेंगे। फिर सवैया छंद, आपने रसखान के सवैये तो पढ़े हैं ना। तो सवैया क्या होता है? इसके प्रत्येक चरण में 7 बगण, 7 बगण का अर्थ समझे आप क्या होता है? बगण यानी कि यमाता राज भान सा, यानी कि उसमें एक तो हो गया गुरु, और उसके बाद लघु, और फिर गुरु, इस तरह का प्रयोग किया जाता है। तो इस छंद के प्रत्येक चरण में 7 बगण हो गए, 2 गुरु वर्ण हो गए, इनका प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम ये सवैया छंद कहेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार दिखाना चाहूँगी कि ये भगण छंद आप किस तरह से गिनेंगे। तो हम ऊपर आते हैं ज़रा, यहाँ पर जहाँ पर हमने आपको यमाता राज भानसे के बारे में बताया था, और उसके आधार पर आपने गणना की थी। ये था आपका, ये रहा ये भगण, यानी कि ये रहा भान से, ये होता है आपका, यानी कि भगण, ये है भगण, जिसमें एक गुरु होता है, 2 लघु होते हैं। भान से तो एक गुरु और 2 लघु करके हम उसको सवैया छंद की पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये है सवैया छंद, इसमें 7 भगण, यानी कि ये आप देखिए मानुष, इसमें पहले वाला गुरु है,
फिर 2 लघु हैं। तो ये भगण हो गया है। यहाँ पर भी आप इसी तरह से आगे इसमें देखते जाएंगे और 7 भगण इसमें आप लेंगे और 2 गुरु वर्ण आप इसमें लेंगे। तो इस तरह से 7 भगण अर्थात जिसमें 2 2 4 4 7 28 तो मात्राएं वहां पर आ गई हैं और 2 गुरु अलग से हो जाते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं 32 मात्राएं इसमें होनी चाहिए। उसके आधार पर हमारा सवैया पूरा होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 और 19 हो गए और यहाँ पर 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और ये हमारे 7 भगण हो गए हैं। तो इसके आधार पर हम इसको कह सकते हैं कि ये सवैया छंद है। 7 भगण इनको आप याद अवश्य ही कर लेंगे। इसके बाद है कवित छंद। ये भी जिसमें सब इसने रसखान ने लिखा है। तो कवित छंद यानी कि इसमें प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 पे यति होती है। क्रमशः 16 व 15 वर्णों पर यति होती है अर्थात 8 8 8 और 7 वर्णों पर होती है। तो इसमें लघु गुरु के नियम लागू नहीं होते हैं, केवल वर्णों को गिना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें हम केवल वर्णों को गिनते हैं। इसमें हम मात्राओं का ध्यान नहीं रखते हैं, वर्णों को गिना जाता है। तो 31 वर्ण देखिए जरा इसमें बनते हैं क्या। 31 वर्ण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। तो ये 31 वर्ण होते हैं, वर्णों को गिना जाता है। तो आप इसमें गिनेंगे तो 31 वर्ण आप इसमें पाएंगे। वर्ण का अर्थ होता है कि जैसे डा है ये एक वर्ण है, ये एक वर्ण है, यानी कि डार में 2 वर्ण आ गए हैं तो ये संख्या 2 हो गई है। इसी तरह से आप इनको गिनेंगे तो आप वर्णों की संख्या गिनते हुए आप देखेंगे कि इसमें जो 31 वर्ण है वो प्रत्येक चरण में आ जाते हैं। सवैया छंद के बारे में आपने बात कर ली है। वैसे तो सवैया बहुत विस्तृत छंद है और इसमें 11 भेद होते हैं इसके वर्णों के आधार पर। 22 से 26 अक्षर वाले ये छंद होते हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ जो इस्तेमाल होता है हम मुख्य तौर पर उसी के बारे में बातचीत करेंगे जो अभी हमने ऊपर की है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए एक और चीज पर आते हैं, मुक्तक। मुक्तक के बारे में बात की जाती है। जैसे पूछते हैं कि मैडम मुक्तक क्या होता है, यानी कि मुक्त छंद और मुक्तक में क्या होता है, अंतर होता है। जिस छंद में संपूर्ण कथ्य कह दिया जाता है और अन्य छंदों से स्वतंत्र होता है, स्वयं संपूर्ण होता है, अर्थात जहाँ जिन पंक्तियों में जो बात कवि कहना चाहता है वो संपूर्ण हो जाती है, आगे आने वाले कथ्य से उसका कोई संबंध नहीं होता है, तो वो वहाँ पर मुक्तक कहलाता है। अर्थात जिस तरह से मुक्तक अर्थात आप इसके रहीम के मुक्तक भी पढ़ सकते हैं, कबीर के भी मुक्तक हैं, तो उनको आप देखेंगे तो वहाँ पर आप मुक्तक से परिचित हो जाते हैं। अर्थात एक तरह से जैसे गज़ल में शेर होता है, हर शेर स्वतंत्र होता है ना, तो हर उसके आगे वाला या उससे पीछे जो शेर होता है उससे उसका कोई तालमेल नहीं होता है प्रायः, तो उसको हम स्वतंत्र बोलते हैं। उसी तरह से हिंदी में भी मुक्तक का प्रयोग किया जाता है।